नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज अपने अंतिम भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित उदास बैठा हुआ था। तभी सोनारी रोहित से कहती, रोहित कब तक उदास बैठे रहोगे? चलो चलकर खाना खा लो। रोहित ने कहा, मुझे भूख नहीं है। सोनारी, तुम खाना खा लो। तब सोनारी ने कहा, आप भूखे रहोगे तो मुझे भूख लगेगी क्या? जो होना था वह हो गया, लेकिन अब खाना तो खा लो ना। इतना आसान भी नहीं है यह कहना कि जो हो गया सो हो गया। यह बात तुम अच्छे से जानती हो, रोहित ने कहा। यह सुनकर सोनारी भी दुखी हो जाती। तभी दरवाजे की तोड़ बैर बचने की आवाज़ आती। तब सोनारी जाकर दरवाज़ा खोलती तो दरवाजे पर विनीत था। रोहित ने विनीत को देखते ही साथ कहा, तुम? तब विनीत कहता, क्या भाभी, अपने देवर को तुम कहकर कौन बुलाता है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? यह सुन सोनारी ने मुंह फेर लिया। तभी रोहित वहां आकर कहता, अब क्यों आए हो यहाँ पर? विनीत ने कहा, इनविटेशन देने। 2 दिन बाद मैंने भूमि पूजा रखी है ना, तो तुम जरूर आना। फिर उसके बाद मेरा होतर बनना शुरू हो जाएगा। यह सुन रोहित को बहुत गुस्सा आता। रोहित विनीत में थप्पड़ लगाने ही वाला था कि सोनारी उसे रोक लेती। तब विनीत सोनारी से कहता, यह सही है भाभी जी, रोहित को थोड़ा संभाल कर रखिए। वो क्या है ना, मेरे दोस्त को गुस्सा बहुत जल्द आता है। और सोनारी से कहता है, भाभी जी, यह मिठाई आपके लिए। अब आपके देवर ने इतनी बड़ी जमीन ली है तो आपको खुशी तो होगी ना। तब सोनारी ने विनीत से कहा, विनीत भैया, आपने सही नहीं किया। आज आप जो खुश हो रहे हैं ना, देखना कर पछताएंगे। मेरे पति के पास तो पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अकड़ से गांव से शहर तक का सफ़र किया और यहाँ आकर बहुत पैसा कमाए। लेकिन गलती यह कर ली कि एक धोखेबाज दोस्त से दोस्ती कर ली। आपने धोखा दिया, आपको धोखे की सजा जरूर मिलेगी। आज मेरे पति के पास एक दुकान है, उस पर बैठकर वह अपना होतर बहुत जल्द बनाएंगे। तब विनीत जोर जोर से हंसने लगता और कहता, यदि वह दुकान भी ना रहे तो? भाभी जी, कहते हुए विनीत फिर जोर से हंसता। यह सुन सोनारी और रोहित के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहां शेखर आता और रोहित को मिठाई का डिब्बा देते हुए कहता है, 1 हफ्ते बाद दुकान का उद्घाटन है, आइएगा जरूर। तब विनीत रोहित से कहता, पूछेगा नहीं शेखर जी ने दुकान कहाँ खोली है? तब शेखर जी कहते हैं, आप भी अजीब बात करते हैं विनीत जी। अब रोहित जी को तो पता ही होगा ना कि मैंने दुकान कहाँ खोली है। अरे, इनसे ही तो दुकान खरीदी है। जिस दुकान के आप दोनों पार्टनर हैं वही तो ली है मैंने। तब रोहित ने कहा, यह क्या कह रहे हैं शेखर जी? आप, मैंने अपनी दुकान कब बेची? तब शेखर जी ने कहा, रोहित बाबू, आपको हो क्या गया है? अरे, 1 महीने पहले आप आए तो थे मेरे पास, यह कहकर कि आप एक बड़ा होटल खोलना चाहते हैं जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। कुछ पैसे तो आपने जोड़ कर रखे हैं जिससे आप ज़मीन खरीद लेंगे, लेकिन होटल बनाने के लिए पैसे रखेंगे जिसके लिए आप अपनी दुकान बेचना चाहते हैं। हाँ, आया था, रोहित ने कहा, लेकिन मैंने दुकान बेची तो नहीं थी। तब शेखर विनीत से कहता, विनीत जी, रोहित जी क्या कह रहे हैं? मैंने खुद आपको उस दुकान के 25 लाख रुपए दिए थे और उन पेपरों पर तो रोहित जी आपके भी साइन थे ना? तब विनीत ने कहा, हाँ रोहित, हमने अपनी दुकान शेखर जी को बेच दिए, वह भी 25 लाख में। तब रोहित गुस्से में विनीत से कहता, तूने यह सब कुछ क्यों किया? शेखर जी कहते, यह सब क्या हो रहा है विनीत जी और रोहित जी? मैंने उस दुकान के पूरे 25 लाख रुपए दिए हैं, तो वह दुकान तो मेरी है। अब आप दोनों निपट लीजिए। कहते हुए शेखर जी तो वहाँ से चले गए और रोहित विनीत की कॉलर पकड़ते हुए फिर कहता, तू मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। तब विनीत अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता,
लेकिन मैंने तो धोखा दे दिया। याद है ना, कुछ दिन पहले मैं तेरे पास एक स्कीम लेकर आया था, यह बताते हुए कि इस स्कीम में पैसे लगाएगा तो पैसे दुगने हो जाएंगे, पर तूने तो पैसे लगाने से मना कर दिया था ना। लेकिन फिर मेरी बातों में आकर 10,000 रुपये लगा दिए थे। उस वक्त मैंने तुझसे कुछ पेपर भी साइन कराए थे ना, उसमें से एक पेपर दुकान के थे जिसमें तूने खुद अपनी दुकान शेखर जी को बेचती थी। अब दुकान तो हम दोनों के नाम थी ना, तो साइन भी हम दोनों के ही होना जरूरी थे ना। इसलिए मैंने धोखे से पेपर पर साइन कराए और फिर दुकान बेच दी, और पैसे भी मैंने रख लिए होटल बनाने के लिए। 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, बाकी जो पैसे चाहिए होंगे वही तेरी योजना के जरिए मैं उस जमीन पर लोन ले लूँगा। उसके बाद मेरा होटल बन जाएगा। हाँ, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो दोस्ती के नाते ना मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। यदि तुझे कोई अच्छी नौकरी की ज़रूरत हो तो आ जाना मेरे होटल में, मैं तुझे वहाँ काम दे दूँगा। और हाँ, तू मेरे होटल में कभी भी अपने परिवार सहित फ्री में खाना खाने आ सकता है। अब तू इतने बड़े होटल में तो कभी जा नहीं पाएगा ना। तब रोहित ने गुस्से में विनीत से कहा, अपनी औकात में रहकर बात कर। तब विनीत ने कहा, अपनी औकात में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन तू अपनी औकात देख रे, जो अच्छी नहीं। कहते हुए और हंसते हुए विनीत वहाँ से चला जाता और रोहित वहीं घुटनों के बल गिर जाता। सोनारी रोहित से कहती, रोहित अपने आप को संवारो। आंखों से आंसू तो सोनारी के भी रुक नहीं रहे थे। रोहित ने कहा, सोनारी, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम जानती हो ना, मेरे पास एक घर था और एक दुकान जो धोखेबाज विनीत ने छीन ली, और एक घर जिस पर मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया था, वही भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि मैं लोन के पैसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हूँ। और जो मैंने 10 लाख रुपए जोड़े थे वही भी धोखेबाज विनीत मुझसे ले गया। तुम तो जानती हो ना, क्या अच्छाई का फल यही मिलता है? क्या आज के ज़माने में दोस्ती का दूसरा नाम धोखा ही होता है? मैंने तो अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन उसने मुझे आज पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद करने के बाद वही खुश कैसे रह सकता है? कैसे? सोनारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब विनीत से कहे तो कहे क्या। इस बात का झटका तो सोनारी को भी लगा था, और आंखों से आंसू तो उसके भी बह रहे थे। रोहित का सपना तो टूट ही चुका था, साथ में वह बेरोजगार भी हो चुका था। उसकी अपनी दुकान चली गई थी, वह समस्या से इस तरह घिर चुका था कि उससे समझ नहीं आ रहा था वह करे तो करे क्या। तभी सोनारी कहती, मुसीबत के वक्त तो अपने ही काम में आते हैं, आप अपने दोनों छोटे भाइयों से मदद क्यों नहीं लेते? मुझे उम्मीद है हमारे देवर जी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। रोहित ने अपने मंजरे भाई आशीष को फ़ोन लगाया और सब कुछ बताने के बाद कहा, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तब उसके भाई आशीष ने कहा, भैया मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो बिजनेस के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। तब रोहित ने कहा, जानता हूँ मेरे भाई कि तू बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तेरा यह भाई तो जानता है ना। मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, तुम मेरे लिए कहीं से पैसे का इंतजाम कर दे, उसके बाद तेरा भाई तेरे सारे पैसे धीरे धीरे लौटा देगा। बस इस वक्त मुझे कुछ पैसे दे दो। तब आशीष ने कहा, भैया मैं पैसे कहाँ से दूँ? मैं खुद एक नौकरी करता हूँ जिसमें हर महीने मुझे पगार मिलती है, और आप तो शहर के खर्च जानते हैं, घर का लोन चुकाने में और बाकी के खर्च में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं 1 रुपये भी नहीं जोड़ पाता, तो आपको पैसे कहाँ से ला कर दूँ? तब रोहित ने कहा, तुम पैसे लोन ले लो, मैं बाद में चुका दूंगा। तब आशीष ने कहा, बुरा मत मानना भैया, आप अपना तो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो मेरा कहाँ से चुकाएंगे? और वैसे भी बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे नीचे गिरने का कोई शौक़ नहीं। तब रोहित ने कहा, तुझे अपने बड़े भाई पर विश्वास नहीं? तब आशीष कहता, भैया विश्वास का नतीजा तो आप भी भुगत चुके हैं, और मैं ऐसा विश्वास करना नहीं चाहता। सॉरी भैया, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बात मानिए, आप भाभी और मुन्ने के साथ गांव वापस चले जाइए। मुझसे यहाँ से जितना हो सकेगा मैं गांव में पैसे भेज दुआ करूँगा।
उससे आपका घर का गुजारा तो चल ही जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। तब रोहित ने कहा, शुक्रिया मेरे भाई, मेरे लिए इतना सोचा तूने। फिर रोहित ने अपने सबसे छोटे भाई अरविंद को फ़ोन लगाया और उसे सब कुछ बताते हुए कहा, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। अरविंद ने कहा, भैया अभी 1 साल नहीं हुआ मेरी नौकरी रखे और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। यहाँ मैं अपना ही खर्च काफ़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। तब रोहित ने कहा, पर भाई तू तो 1 लाख से ऊपर की नौकरी करता है, तुझे क्या परेशानी होगी। तब अरविंद कहता, भैया आप नहीं जानते, घर का किराया देना होता है और ऊपर से बाकी के खर्च। और अब आप ही बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और मेरी आगे की ज़िंदगी भी तो है, मुझे खुद के लिए एक बड़ा सा घर लेना है। अभी 40 लाख का घर देखा है मैंने, अब मुझे उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। अभी मेरी भी बाकी की ज़िंदगी है और आपको तो पता ही है कि अभी मेरी शादी हुई है और शादी के बाद खर्च बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। गलती आपने की है तो सजा भी आप ही भुगती है। तब रोहित ने कहा, सच कहा छोटे तूने, गलती मैंने ही की है, वही भी एक बार नहीं कई बार। एक गलती की अपने दोस्त विनीत पर विश्वास करके और उससे भी बड़ी गलती की अपने दोनों भाइयों को मैंने इस लायक बना दिया कि आज वह अपने पैरों पर खड़े हैं और इतने बड़े इंसान बन गए हैं कि अपने बड़े भाई को ही भूल गए। और मुझे लगा मुसीबत के वक्त अपने ही काम में आएंगे। जब जाकर तुम दोनों को फ़ोन किया, लेकिन तुम दोनों ने भी अपने असली रंग दिखाई दिए। कोई बात नहीं, शायद यह परेशानी मुझे तुम सबके असली चेहरे दिखाने के लिए ही आई है। एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई इतना कमज़ोर नहीं कि इतनी जल्दी हार मान जाए। मैं फिर से खड़ा होकर जरूर दिखाऊंगा। कहते हुए रोहित ने फ़ोन रख दिया। तभी सोनाली कहती है, आशीष भैया की तरह अरविंद भैया ने भी मना कर दिया। हाँ, रोहित ने जवाब दिया। तब सोनाली ने कहा, मैं अपने भाई से फ़ोन कर कर पूछूं। तब रोहित ने कहा, रहने दो सोनाली, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि तुम्हारे भाई ने भी मना कर दिया तो तुम वह दुख झेल नहीं पाओगी। तो हम क्या करेंगे, सोनाली ने कहा। तभी रोहित का फ़ोन बजता। फ़ोन उसके माता पिता का था। वह रोहित से कहते हैं, बेटा क्या हो गया। मुझे पता चला विनीत ने तुझे धोखा दे दिया, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। हमने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं जो तू गांव में खर्च के लिए भेजता था, उसमें से ही पैसे जोड़े। तू वही पैसे लेकर अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर दे। तब रोहित ने कहा, माँ बापू मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता और आपको अपने बेटे पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि वह फिर से अपना व्यवसाय खड़ा कर लेगा। तब उसके माता पिता ने कहा, हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। रोहित कहता, आप तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। उसके माता पिता ने कहा, तेरे माँ बापू का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। कहते हुए रख देता। तब रोहित सोनाली से कहता, कह तो दिया है कि सब ठीक कर दूंगा, पर करूंगा कैसे। सच कहते हैं लोग, इंसान की असली पहचान मुसीबत के वक्त समझ में आती है। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और आज दोनों छोटे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। और सोनाली से कहता, आज तुम्हें भी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुमने तो उस रोहित से शादी की थी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज वही रोहित पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तुम चाहो तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। तब सोनाली ने रोहित से कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप। आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी अलग थोड़ी ना है। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको छोड़कर जा सकती हूँ। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। तब रोहित ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपनों ने साथ छोड़ दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ भी कह रहा हूँ। सोनाली ने कहा, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। हर मुसीबत के वक्त मैं आपके साथ खड़ी होंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ रोहित, आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे आप। यह संकट के वो कार्य बादल हैं जो सूरज की रोशनी आते ही साथ छट जाएंगे। यह वही अंधेरी रात है जो सूरज की पहली किरण के साथ सुबह कर देगी। संकट चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उसका अंत जरूर होता है और हमारी ज़िंदगी में भी फिर से खुशियाँ आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तब रोहित कहता, पर यह सब होगा कैसे।
मुझे व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और इस वक्त मुझे पैसे देगा कौन। मैंने अपने भाइयों के साथ साथ अपने कुछ परिचितों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। तभी सोनारी अपने कमरे में जाती है और कुछ गहने लेकर रोहित के पास आते हुए कहती, ए लो गहने, और आप अपना व्यवसाय शुरू कर दो। तब रोहित ने सोनारी से कहा, मैं तुमसे तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। तब सोनारी ने कहा, ये गहने भी तो आपने ही मुझे दिए थे ना। रोहित ने कहा, दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लेते। तब सोनारी ने कहा, यह सब पराओं के लिए अच्छे रखते हैं, अपनों के लिए नहीं। जब मैं आपकी हूँ तो आप यह गहने लेने में संकोच मत कीजिए। तब रोहित ने कहा, नहीं सोनारी, पहले ही मैं दुकान बेच चुका हूँ, घर भी पता नहीं कब तक रहेगा, और अपने गहनों को बेचकर मैं पूरी तरह बर्बाद नहीं होना चाहता। तब सोनारी रोहित से कहती है, आप जानते हैं, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सोना चांदी श्रृंगार के सामान के साथ साथ मुसीबत के वक्त भी काम आता है। उन्हें बेचकर आप अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, और उसके बाद जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपसे इससे भी ज़्यादा लूँगी, पर अभी आप अपना व्यवसाय शुरू करो। रोहित के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह गहने ले लेता और उन्हें बेच अपना व्यवसाय शुरू कर देता है। रोहित एक किराए की दुकान देता और साथ में शादी विवाह पार्टी, जन्मदिन आदि फंक्शन में खाने का ऑर्डर भी देता। रोहित अपना काम ईमानदारी से करता था। रोहित जिसके यहाँ भी खाने का ऑर्डर देता वह उसके काम की तारीफ करते थे, जिस वजह से रोहित को अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे। आज 2 वर्ष बाद रोहित ने फिर से अपनी खुद की एक दुकान ली और अपना मकान का भी रौन भी चुका दिया। रोहित की परिस्थिति पहले जैसी हो चुकी थी। तब सोनारी रोहित से कहती है, अब तो आप खुश होंगे ना। तब रोहित ने कहा, नहीं सोनारी, मेरा सपना अभी भी अधूरा है। विनीत ने जहाँ होतर खोरा है ना, उसके पास वाली ज़मीन अब मुझे लेनी है और उस पर ही मैं अपना होतर बनाऊंगा, पर उसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। सोनारी ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना। रोहित ने सोनारी से पूछा, खुद से भी ज़्यादा। सोनारी कहती, 1 वर्ष बाद रोहित वही ज़मीन भी खरीद लेता और अपने होतर का काम शुरू भी कर देता। तब विनीत रोहित से कहता, अभी अभी तो उठे हो, फिर से ज़मीन पर गिरने की तैयारी क्यों कर रहे हो। होतर हवा में नहीं बनता, इसके लिए पैसा चाहिए होता है और तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तब रोहित विनीत से कहता, अब तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। एक बार होतर बनकर तैयार हो गया ना तो ज़मीन पर तुम होंगे, मैं नहीं। तब विनीत कहता, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, देखो देखो, लेकिन कभी साकार नहीं होंगे। 5 वर्ष में रोहित होतर बनाकर खड़ा कर चुका था। तब सोनारी रोहित से कहती है, अब तो आपका सपना भी पूरा हो गया, अब तो आप खुश होंगे ना। तब रोहित ने सोनारी से कहा, सपना तो पूरा हो गया, लेकिन मैं उस इंसान को कैसे माफ़ कर दूं जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब सोनारी ने कहा, क्या करना चाहते हैं आप। अब विनीत को बर्बाद करना चाहता हूँ, रोहित कहता। और रोहित ऐसा ही करता। उसने अपने होतर में हर एक वस्तु विनीत के होतर से सस्ती रखी और साथ ही विवाह पार्टी में रोहित बहुत कम दामों पर होतर देता था, जिस वजह से विनीत के कस्टमर भी अब रोहित के होतर में आने लगे, जिस वजह से विनीत को भी कम दामों पर होतर देना पड़ रहा था। और मुनाफा कमाने के लिए विनीत ने अपने खाने की क्वालिटी घटा दी और बहुत सी सुविधा भी कम कर दी, लेकिन रोहित के होतर की क्वालिटी नंबर 1 थी और सुविधा भी A1 थी, जिस वजह से रोहित का होतर ऊपर उठता जा रहा था और विनीत का होतर नीचे गिरता जा रहा था। विनीत का होतर पहले से घाटे में जाने लगा और अब होतर न चलने की वजह से विनीत बर्बाद होने लगा। और एक दिन यह नौबत आ गई कि विनीत को अपना होतर बेचना पड़ा। तब रोहित विनीत के पास जाकर कहता है, यदि अब तुम्हें नौकरी की ज़रूरत हो तो तुम्हें मेरे होतर पर नौकरी मिल जाएगी। रोहित कहता, धोखा देने से कोई सफल बिजनेसमैन नहीं बनता। सफल बिजनेसमैन वही बनता है जिसके पास सब्र और अकड़ दोनों हों, लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है। मेरे दम पर तुम इतने आगे बढ़े और मुझे ही गिराने के बारे में सोचने लगे। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ना अकड़ की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास अकड़ नहीं है। तुम मेरे दम पर उठे थे और आज मेरे ही दम पर गिर भी गए। आज विनीत की हालत वही थी जो उसने रोहित की थी। उसने भी घर पर लोन लिया था, लेकिन अब भरने के लिए पैसे नहीं थे। आज वह भी बेरोजगार था। तभी विनीत की पत्नी मनीषा रोहित से कहती, भैया आपकी दुश्मनी तो इनसे थी, लेकिन इस सब में मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर। जिस दिन
इन्होंने आपको धोखा दिया था। उस दिन मैंने इनसे कहा था कि रोहित भैया के साथ धोखा मत कीजिए, वही आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी और आज हमें इस सब का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तब विनीत कहता, काश मैं मनीषा की बात मान जाता। तब रोहित ने कहा, सच कहा तुमने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन विनीत को सबक सिखाना भी जरूरी था। लेकिन मैं विनीत की तरह नहीं हूँ कि किसी को घर से बेघर कर दूँ। तुम्हारे घर का रौन मैं भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। रोहित घर जाता। तब सोनारी रोहित से कहती, अब तो आप खुश होंगे ना, आपने तो अपना बतरा भी ले लिया है। तब रोहित ने कहा, अभी नहीं। तब सोनारी कहती, क्यों, अब क्या बाकी रह गया। तब रोहित सोनारी को वह सारे गहने देता जो उसने उसे बेचने के लिए दिए थे और कहता है, जब तक तुम इन सारे गहनों को पहनकर तैयार नहीं होगी तब तक मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। तब सोनारी ने कहा, यह सारे गहने तो मैंने बेचने के लिए दिए थे ना, तो आप इन्हें कहाँ से लेकर आए। तब रोहित ने कहा, यह सारे गहने मैंने जिन सेठ जी को बेचे थे उनसे बहुत विनती की थी कि आप इन्हें किसी और को मत बेचना, मैं आपसे बहुत जल्द खरीद लूँगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। जाओ अब तैयार भी हो जाओ। आज सोनारी ने पूरे 8 वर्ष बाद आज अपने पुराने गहने पहने थे, वह बहुत खुश हुई थी। तब रोहित कहता है, अब मैं खुश हूँ, तुमसे जब गहने लिए थे ना मन बहुत उदास था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें ये सारे गहने वापस जरूर करूँगा। तब सोनारी ने कहा, जानती हूँ, इसलिए तो आपको दे दिए थे। देखा ना, आज हमारे पास अपना घर, आपका सपना हमारा होता रहे और हमारे गहने सब कुछ हैं। अब आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। हाँ, रोहित ने खुश होते हुए कहा, आज मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ। जब 15 वर्ष की उम्र में इस शहर में आया था ना, तब मैंने सपना देखा था और आज मेरा सपना पूरा हुआ। तभी रोहित के छोटे भाई का फ़ोन आता है और वह कहता है, भैया होतर की बताइए, आपका बिजनेस तो बहुत ऊपर बढ़ गया है। तब रोहित ने कहा, कोई काम था क्या। तो छोटा भाई अरविंद कहता है, भैया मेरा एक दोस्त है ना, उसी शहर में रहता है, उसकी छोटी बहन की शादी 1 महीने बाद है। वह आपके होटल से ही शादी करना चाहता है, तो मुझसे कह रहा था यदि कोई डिस्काउंट मिल जाए तो मैंने कहा डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आखिर मेरे भैया का होटल है। तब रोहित कहता, तुम्हारे दोस्त को यदि मेरे होटल में शादी करना है तो करे, लेकिन डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा। तब अरविंद ने कहा, भैया आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तब रोहित कहता, नहीं मेरे भाई, क्योंकि अब मैंने दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है। रोहित के मंझले भाई आशीष ने भी रोहित से पैसे मांगे। तब रोहित ने उसे भी पैसे देने से मना कर दिया, कह दिया कि अब तुम बड़े हो चुके हो, नौकरी करने लगे हो, तो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीख लो। कुछ समय बाद रोहित अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव जाता और अपने माता पिता से कहता, अब आप हमारे साथ चलकर शहर में रहिए, गांव में आखिर अकेले कब तक रहेंगे। अब तो छोटी की भी शादी हो गई है। रोहित के माता पिता रोहित के साथ गांव आ जाते और वह अपने माँ बापू, पत्नी और बेटे निखिल के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता। ये थी मेरे द्वारा लिखी गई आज की ये कहानी। आप सभी के दिल को छुई हुई तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।